Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 4 टाइप की होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू। माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन जो है वो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। अब प्लेसेंटा बनता कैसे है? द कोरियोनिक विलाइज एंड द यूटराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या होता है? जो कोरियोनिक विलाइज, अब ये कोरियोनिक विलाइज कैसे बनती हैं? जब इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का, तो ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट इस तरीके से, ये है ब्लास्टोसिस्ट, और इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाइज। तो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो ने क्या बनाया? कोरियोनिक विलाइज डेवलप की। और ये इम्प्लांट कहाँ पे हुआ है? ये इम्प्लांट फुली इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस में। तो यूट्रस की जो वॉल है वहाँ पे भी क्रिप्ट्स बनने शुरू हो जाती हैं। अब मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये यूट्रस का क्रिप्ट है, यानी कि यूट्रस की में जो इनर वॉल है वहाँ पे भी क्या बन चुके हैं? इन्वेजिनेशन क्रिप्ट्स बन चुके हैं, और यहाँ से कोरियोनिक विलाइज बन चुके हैं। अब यहाँ से कोरियोनिक विलाइज और जो यूट्राइन वॉल है वो इंटरलॉक हो जाती है। इस तरीके से वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, और इंटरलॉक होने के बाद एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती है। इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे बन जाते हैं यूटराइन क्रिप्ट्स। मान लीजिए यूटराइन क्रिप्ट्स बन गए, और इस तरीके से बनते हैं यूटराइन क्रिप्ट्स कि ये इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं। तो इस तरीके से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। सो दे इंटरडिजिटेटेड मतलब दे इंटरलॉक्ड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म, यानी कि दोनों एक साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन द एम्ब्रियो और वी कैन से दैट बिटवीन द फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। इसी को ही प्लेसेंटा बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लेसेंटा क्यों बनती है और क्यों बननी जरूरी है? ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स विविपैरस एनिमल्स हैं, और विविपैरस एनिमल्स में जो एग होता है उसमें यॉक का अमाउंट ना के बराबर होता है। एलेसिथल एग है, और एलेसिथल एग में नेग्लेजिबल यॉक प्रेजेंट होता है। तो जो यॉक है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है कि एग को वो एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म कर सके। तो इसीलिए जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फीटल डेवलपमेंट के लिए विविपैरस एनिमल्स में यूट्रस की जरूरत पड़ती है, और यूट्रस के साथ उसे जरूरत पड़ती है प्लेसेंटा की। सो द एग ऑफ द विविपैरस एनिमल्स आर अनएबल टू डेवलप इनटू देयर एम्ब्रियोज। विविपैरस का एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कहाँ पे? आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर एग एम्ब्रियो में नहीं बदल सकता इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी लिटिल और नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग। इसका कारण क्या है? बहुत ही ना के बराबर यॉक प्रेजेंट होता है। अब यॉक कम है, तो यॉक कम होने की वजह से वो न्यूट्रिशनल डिमांड को या फिजियोलॉजिकल डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्लेसेंटा की जरूरत होती है। सो फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पूरा करने के लिए एम्ब्रियो की किसकी जरूरत पड़ती है? विविपैरस एनिमल्स में जरूरत पड़ती है प्लेसेंटा की। अब
ये एक बिल्कुल जन्मा हुआ बच्चा है। इस जन्मे हुए बच्चे में ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, ये बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या है? जो बच्चे की नेवल पार्ट से जुड़ी है और एक तरफ प्लेसेंटा से जुड़ी है। दिस कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है। Here the embryo depends upon the maternal tissue। अब जो विविपेरस एनिमल्स है उनके एम्ब्रियोज को किसकी जरूरत, उसके एम्ब्रियो को, नॉट एम्ब्रियोज को, उसके एम्ब्रियो को किसकी जरूरत पड़ती है? मैटरनल टिश्यू की जरूरत पड़ती है, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और दूसरी फिजियोलॉजिकल डिमांड्स के लिए। तो इसी कारण इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है? माँ की बॉडी में यूट्रस होना जरूरी है विविपेरस में। और वहां पे क्या जरूरी है? वहां पे एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लेसेंटा का बनना जरूरी है। सो देयरफॉर they have developed adaptation, respiratory and other physiological requirement from the mother's body। अब प्लेसेंटा हर विविपेरस एनिमल में बनती है, बट किस में नहीं बनती है? ओविपेरस एनिमल्स में नहीं बनती और एग लेइंग मैमल्स में नहीं बनती। और एग लेइंग मैमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस आर एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स में प्लेसेंटा नहीं बनती। अब प्लेसेंटा है क्या? प्लेसेंटा एक टाइप का टिश्यू है। इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू और वी कैन से दैट इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। व्हाई वी कॉल इट टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स की भी हम बात करेंगे, which partially derived from maternal and embryonic tissue। और किससे डेवलप हो रहा है? पार्शली मैटरनल यानी कि माँ और एम्ब्रियो के टिश्यू से डेवलप हो रहा है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन सी होती हैं? पहली है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, क्या मतलब है इस बात का? इस टाइप की प्लेसेंटा में जो एलेंटॉइज, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हमने एलेंटॉइज पढ़ा था जो मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड थी, तो एलेंटॉइज की मीजोडर्म और अम्बिलिकल कॉर्ड की मीजोडर्म, जो मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखाई है उसकी मीजोडर्म और एलेंटॉइज की मीजोडर्म क्या करती है? ज्वाइन हो जाती है और ज्वाइन करके क्या बनाती है? ब्लड वेसल। अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स बनाती है। और यहाँ पे जो एलेंटॉइज का एंडोडर्मल पार्ट है, इट रिमेन एज अ वेरी स्मॉल कैविटी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एलेंटॉइज है उसमें एक तो है मीजोडर्म और एक है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म तो एक स्मॉल कैविटी की तरह रहता है, बट जो मीजोडर्म है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ मिलके ब्लड वेसल्स बना लेती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। अब कैसे बनता है? थ्रू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द मैटरनल बॉडी द सेवरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस और विलाइज आर फॉर्म्ड बाय कोरियन। क्या होता है कि ये बने फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये बना लिए फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ट्रोफोब्लास्ट ने बना लिए, इनको बोला जाएगा कोरियोनिक विलाइज। अभी जो कोरियोनिक विलाइज हैं आर स्कैटर्ड ऑल ओवर, ये पूरी जगह फैली हुई हैं, पूरे एम्ब्रियो के बाहर हैं। धीरे धीरे क्या होता है? ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं और केवल एक जगह ही रह जाती हैं। नहीं, बाकी सारी जगह से कोरियोनिक विलाइज जो है वो डिसअपियर हो गई। पहले पूरी जगह कोरियोनिक विलाइज थी, बट धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गई। सो विलाइज आर स्कैटर्ड all over the body, or we can say that over the whole surface of the chorion, but later they become restricted in the decidua basalis। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस एरिया में ये रह जाती हैं कोरियोनिक विलाई, उस एरिया को बोला जाता है डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ
बैसिलिस। अब ये क्या है डेसिडुआ? डेसिडुआ इज अ प्लेसेंटा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे जिस जगह कोरियोनिक विलाइज रह गई हैं वो रीजन कौन सा है? वो है डेसिडुआ बेसालिस। ये डेसिडुआ बेसालिस रीजन है, ये वाला बाहर वाला बोलेंगे। और ये जो अंदर वाला है इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली बना देती हूँ। ये है कोरियोनिक विलाइज, जहां पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है कोरियोनिक विलाइज, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। इस एरिया को हम कहेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। और यहाँ से जो रीजन बनेगा इसको मैं आगे फिगर में दिखाऊंगी आपको, ये है डेसिडुआ बेसालिस रीजन। सो द कोरियोनिक विलाई ऑन द रिमेनिंग सरफेस डिसअपियर शॉर्टली एंड द पार्ट ऑफ द कोरियन विच हेल्प इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज नोन एज कोरियोनिक फ्रंडोसम। और जो एक कोरियन का हिस्सा है जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रंडोसम। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि कोरियन का कौन सा हिस्सा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो कोरियोनिक फ्रंडोसम। और किस रीजन में बनती है? डेसिडुआ बेसालिस रीजन में बनती है। अब हमें इस फिगर को देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये तो है यूट्रस, और यूट्रस की 3 लेयर हमें पता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसी के साथ साथ जो प्लेसेंटा है उसको डेसिडुआ बोलते हैं। अब ये जो डेसिडुआ है ये क्या है? डेसिडुआ, डेसिडुआ, डेसिडुआ एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इट इज अ म्यूकस, और वी कैन से दैट इट इज अ मल्टी लेयर्ड म्यूकल मेम्ब्रेन और म्यूकोसल मेम्ब्रेन। मल्टी लेयर्ड म्यूकोसल मेम्ब्रेन है जो बनती है कहाँ पे? ये टेम्परेरीली बनती है मदर बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से डिस्कार्ड हो जाते, इसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं। ये 3 टाइप की है। बाहर वाले एरिया में ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये है पैराइटल डेसिडुआ। पैराइटल यानी कि बाहर का डेसिडुआ, पैराइटल डेसिडुआ रीजन। दूसरा जहां पे विलाइज रह गई हैं ये होता है डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ बेसालिस। और नीचे जो कैप्सूलर फॉर्म में है, जो कैप्सूल बनाएगा ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रीजन है, ये रीजन है कोरियोनिक फ्रंडोसम, जहां से क्या डेवलप हो रही है? जहां से कोरियोनिक विलाइज हैं, ये कोरियोनिक विलाइज डेवलप हो रही है, यानी कि कोरियन का वो हिस्सा जहां से विलाइज जो है वो रह गई हैं, बाकी सब जगह से डिसअपियर हो गई हैं, उस एरिया को हम बोलेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। जहां पे कोरियोनिक विलाइज बची हैं उस एरिया को हम बोलेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। और जो प्लेसेंटा का हिस्सा है जहां पे विलाइज प्रोजेक्ट कर रही हैं, दैट इज डेसिडुआ बेसालिस रीजन। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो डेसिडुआ पैरेटालिस है और ये कैप्सुलरिस है, जो बाकी 2 हमने पढ़े थे, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और केवल बैसिलर रीजन रह जाता है। अब डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, यानी कि कितनी इंटीमेसी है माँ और बच्चे में, ये डिसाइड करने वाली प्लेसेंटा दैट इज डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुआ मैंने आपको बता दिया है, और वही रीजन में जो प्लेसेंटा है दैट इज डेसिडुएट प्लेसेंटा। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन, डॉग, हैरे एक्सेट्रा। It is characterized with a very close association between the chorionic villi and the uterine wall। यानी कि chorionic villi, ये मान लो कोरियोनिक विलाइज है और यूट्राइन वॉल है, इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, तो इनके क्लोज कनेक्शन की वजह से ये प्लेसेंटा बनी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ द म्यूकोसल कवरिंग ऑफ द यूट्रस इज ऑल्सो डैमेज एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड। जो मैंने आपको बताया कि जो डेसिडुआ यानी कि ये जो प्लेसेंटा है ये
कब बनती है? जब एम्ब्रियोनिक या फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है। फीटल डेवलपमेंट जब खत्म हो जाता है तो यही प्लेसेंटा क्या करती है? ब्लड की फॉर्म में बॉडी से डिस्कार्ड हो जाती है। सो डैमेज एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड, दिस रिजल्ट इन द एक्सटेंसिव ब्लीडिंग एट चाइल्ड बर्थ। और इसी डेसिडुआ प्लेसेंटा की वजह से, इस प्लेसेंटा के बनने की वजह से, क्या है ये प्लेसेंटा? ये है मल्टी लेयर्ड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। इस मल्टी लेयर्ड म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बनने की वजह से ही क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दिस प्लेसेंटा इज नोन एज ट्रू प्लेसेंटा। इसी को ही क्या बोला जाता है? ट्रू प्लेसेंटा बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के आधार पे इंटरस्टिशियल नाम दिया गया है। इंटीमेसी के आधार पे, दूसरा हम पढ़ रहे हैं इम्प्लांटेशन के आधार पे। तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन मैमल, गिनी पिग्स, एप्स एक्सेट्रा। The chorionic sac placenta penetrate deep inside the wall of the uterus. Hence, the association between the embryo and the metal part become very close. Same बात इन्होंने भी बोली है, जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड होता है, फुल्ली एम्बेड हो जाता है, तो यहाँ पे विलाइस और यहाँ पे जो यूट्राइन वॉल के क्रिप्ट्स हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? फिर से एक क्लोज कनेक्शन बन जाता है और वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? यहाँ पे एक क्लोज कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी बन जाती है और इसी को हम बोलते हैं द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन पे हम बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई हम पढ़ चुके हैं। पहले जब इम्प्लांटेशन होता है तो ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, यानी कि कोरियोनिक विलाइज बनती हैं। धीरे धीरे ये कोरियोनिक विलाइज डिसअपियर हो जाती हैं और एक ही जगह रह जाती हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम की तरफ ही रह जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा होल ऑफ द कोरियोनिक सरफेस इज कवर्ड बाय विलाइज इन द इनिशियल स्टेज and later on will disappear most area except the region of the implantation. जहां से implantation हुआ था केवल वहीं रह जाती हैं। That is only a disc like region, केवल ये जो disc like region यहाँ पे रह जाता है, ये रह गया disc like region जहां से implantation हुआ था। The villi are present only on the dorsal surface in the single circular disc like area. ये सिंगल सर्कुलर और डिस्क लाइक एरिया में कन्फाइंड हो जाती है और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के बेसिस पे हीमोकोरियल का मतलब है कोरियन, और जो मैटरनल ब्लड है उसके बीच में कनेक्शन करने का काम करती है हिस्टोलॉजी के आधार पे। अब हम यहाँ बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शंस क्या क्या है प्लेसेंटा के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि प्लेसेंटा एग्जैक्टली करती क्या है। तो सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल, जितने भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं उनका एक्सचेंज कराती है, यानी कि मैटरनल टिश्यू से चीज़ें पहुंचती हैं फीटस तक, यानी कि माँ से बच्चे तक पहुंचाती हैं, बच्चे से माँ की तरफ पहुंचाती हैं। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल ब्लड, यानी कि माँ से बच्चे, बच्चे से माँ की तरफ ब्लड की सहायता से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अब ये जो मटेरियल है इसका एक्सचेंज होता कैसे है? ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी होता है, एज वेल एज स्पिनोसाइटोसिस। व्हाट इज स्पिनोसाइटोसिस? सेल ड्रिंकिंग। कोई भी सेल किसी लिक्विड चीज को ले रही है, दैट इज स्पिनोसाइटोसिस। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे टाइप से हो सकता है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दे पास इजीली थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और बच्चे तक पहुंच जाते हैं, बच्चे से माँ की तरफ पहुंच जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। The nitrogenous waste and the metabolic waste from the fetus are released into the blood of the mother by diffusion through placenta. अब वो जो बेबी है मदर्स वुम्ब में, वो बेबी क्या कर रहा है? यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, यानी कि यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है। यूरिन प्रोड्यूस करने के बाद मिक्चुरेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो मिक्चुरेशन कर रहा है वो जो पार्ट ऑफ द यूरिन है वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही रहता है, वो बच्चे के आँख में भी जाता है, कान में भी जाता है, हर जगह वो फ्लूइड जाता है। अब किसी प्रकार के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये
जनरेट कर रहा है फीटस, तो फीटस जनरेटेड जो वेस्ट है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू कहां तक आ जाते हैं, मदर्स बॉडी तक आ जाते हैं डिफ्यूजन से। The antibodies for the measles, chickenpox, polio, etc. present in the blood of the mother reach the embryo through the placenta. माँ को अगर कोई दिक्कत होती है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, मिजल्स होते हैं, यानी कि कोई भी वायरल डिसऑर्डर होता है और वो दवाई खाती है उसको रिकवर करने के लिए, तो वो दवाइयाँ माँ से बच्चे तक आसानी से पहुँचते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ये याद रखने की बात इम्पॉर्टेंट है। If a female takes some harmful chemicals, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल कोई हार्मफुल केमिकल्स कंज्यूम करती है, उनको हम टेराटोजेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, हार्मफुल केमिकल अगर लिए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, इनटेक किए जाते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं लिकर, ड्रग्स लिए गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इनके लेने से उस डेवलपिंग फीटस में एबनॉर्मेलिटी आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो एबनॉर्मेलिटीज के साथ होता है और फीटल एबनॉर्मेलिटी आने लगती है। अब फीटल एबनॉर्मेलिटी आ गई, डिफॉर्मिटी आने लगती है, तो इससे कैसे बचा जाए, तो माँ को दवाइयाँ दी जाती हैं, और दवाइयाँ दी जाती हैं थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड जो है ये ड्रग है, ये मॉर्निंग सिकनेस को क्योर करने के लिए दी जाती है। अब मॉर्निंग सिकनेस क्यों आई, जब माँ ने कुछ हैवी केमिकल्स लिए, लिकर लिया या कुछ ड्रग्स ली, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम की, तो कंज्यूम करने के बाद फीटस में डिफॉर्मिटी आती है। और डिफॉर्मिटी कब आती है, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस आती है, जब टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। टिश्यूज में जब डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो उससे ऑर्गन्स बनते हैं। उस वक्त ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त जब ये दवाइयाँ ली जा रही थी, तो ऑर्गन्स के बनने में दिक्कत आई, डिफॉर्मिटी आई। तो उस डिफॉर्मिटी की वजह से यहाँ पे क्या दवाई दी जाती है, थैलिडोमाइड दी जाती है। मॉर्निंग सिकनेस को क्योर करने के लिए दवाई दी जाती है, यानी कि ये पता लग जाता है कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है सोनोग्राफी में। प्लेसेंटा इटसेल्फ सिक्रीट सम हार्मोन्स, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन इज आल्सो सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन सिक्रीट करती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन क्या करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रेस्क्यू करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने जा रही थी उसको रेस्क्यू कर लेता है, उसको बचा लेता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, एक फीमेल की बॉडी को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए, और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड्स को भी प्रिपेयर करती है लैक्टेशन के लिए। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टेशन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर कर रहा है, एक फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और एंडोमेट्रियम को भी प्रिपेयर कर रहा है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है, HCS और HPL। What is the full form of HCS? This is human chorionic somatotropin, human chorionic somatotropin, और HPL is human, it is ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन। ये क्या करता है, ये भी मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है लैक्टोजन। लैक्टोजन का मतलब है ये मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है।
प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड, हम ये पढ़ चुके हैं। एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो प्लेसेंटा रिलैक्सिन भी सिक्रेट करती है, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये सर्विक्स को डायलेट करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का रिलैक्सेशन कराता है, जिससे जो बच्चा है जिसका हेड सर्विक्स में आ चुका है वो सर्विक्स से विजाइना में आ जाए, यानी कि जब रिलैक्सेशन होगा तो बच्चे का पैसेज आसान होगा। तो जो पाथवे है, जो बर्थ कैनाल है, उसको रिलैक्स करने का, उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम भी करता है, विच ल्यूब्रिकेट्स एंड वाइडन्स द बर्थ कैनाल टू फैसिलिटेट द चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, जब बच्चा अपना 9 महीना पूरा कर लेता है तो बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स रीजन में फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे पैदा होना है। तो यहाँ पे सर्विक्स को क्या करना जरूरी है, ब्रॉड करना जरूरी है, जिससे बच्चा पैदा हो जाए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कुछ हार्मोन्स भी हमने यहाँ पढ़े कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। सारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। जब हम प्लेसेंटल हार्मोन्स की बात करते हैं तो पार्ट्यूरेशन में और भी हार्मोन्स आएंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एससीजी के बारे में पढ़ा, ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ साथ रिलैक्सिन के बारे में पढ़ा। एक ऑक्सीटोसिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट्यूरेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्यूरेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।